ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ डेमोक्रेसी का दुश्मन हमेशा से कैपिटल रहा है। इसके बारे में अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों ने बात की है। आप देखिए कि जो राजे हैं, राजे क्या करते थे? राजा के पास कोई इलेक्शन जीतने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उनके टाइम पे कोई डिमांड नहीं होता था। पब्लिक वेलफेयर जो है राजा के विम्स एंड फैंसीज पे होता था। राजा अगर चाहे तो ही करेगा। राजा पर ये आयद नहीं होता था कोई भी कानून या फिर कोई ऐसी जिम्मेदारी कि वो पब्लिक के लिए अच्छा कुछ करे। तो वही चीज जो है अभी जो है इन बिग बिजनेसेस या उनके बड़े कैपिटलिस्ट के साथ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी, मैं बता दूं, वो भी एक बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जी जी, बिजनेस ओनर है, और वो भी खुद को राजा के तौर पे ही वो देखते हैं। इस बर्नी सैंडर्स ये भी वार्न कर रहे हैं कि बिलियनियर्स जो हैं वो पुश करेंगे प्रोग्राम कट्स, जो सोशल प्रोग्राम्स हैं जैसे, और टैक्स ब्रेक्स अपने लिए मांग करेंगे। तो कैसे इंश्योर किया जाए कि जो सोशल प्रोग्राम्स हैं जैसे हेल्थ केयर है या हाउसिंग है या एजुकेशन है, ये कॉरपोरेट इंटरेस्ट से प्रोटेक्टेड किया जा सके? तो ये दूसरा जो वो डिफंड सीबीसी या डिफंड उस मीडिया की बात करते हैं, वो भी एक खतरनाक बात है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर मीडिया को अगर आपके हक में वो बात नहीं कर रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, फिर आप बोलते हैं कि उसका फंडिंग खत्म कर दो। अल्टीमेटली इट्स अ पब्लिक फंड, ठीक है, सरकारी पैसा जाता है, दैट इज ट्रू, लेकिन इस हिसाब से उसके वो जैसे बीबीसी का भी होता है, उसका एक मैंडेट होता है, वो रिन्यू होता रहता है पार्लियामेंट के जरिए। यहाँ पर भी वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी पैसा है, फंडिंग, पब्लिक फंडिंग यही तो होता है। सरकारी पैसा माने आपका पैसा, हमारा पैसा, जी, पैसा जाता है वहाँ पर। तो पब्लिक का पैसा जब जाता है तो उसके ऊपर वो जिम्मेदारी होते हैं कि पब्लिक के हक की बात करें। प्राइवेट का पैसा जब जाने लगेगा उसमें, फिर वो प्राइवेट वालों की बात वो ज्यादा करेगा, पब्लिक की बात वो कम करेगा, क्योंकि फायदा उसको पब्लिक से उठाना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोगों का है। द हरप्रीत सिंह शो ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਕਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇ ਟੂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮਨੀ ਮੁਗਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। तो आओ चलते हैं उन्होंने कोल ते गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। मनी जी, जय आनू, वेलकम टू द प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी, एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए। वेलकम जी, थैंक यू। सो बर्नी सैंडर्स की ये स्टेटमेंट जिसमें वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि बिलियनियर्स जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग हैं, इनका आउटसाइज्ड इन्फ्लुएंस है हमारे पॉलिटिक्स और इकॉनमी के ऊपर। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, मैं 100% उनके साथ एग्री करता हूँ हरप्रीत जी, क्योंकि देखिए अब आज से 20 साल पहले की दुनिया तो रही नहीं। अब मास मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। बिग टेक ने जो है पुराने जो बिग बिजनेसेस थे उनको अब रिप्लेस कर दिया है। जितने बड़े कंपनीज आप देखिए सारे ज़्यादातर टेक कंपनीज हैं, जो खास करके ये लोग, एलन मस्क हो गए, मार्क जकरबर्ग हो गए, एप्पल वाले हो गए, ये सारे टेक कंपनीज है जिनका अभी बोलबाला है। अब इस पे एक नया डायमेंशन जुड़ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि गलत हाथों में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इसका ज्यादातर हमने जो देखा है गलत इस्तेमाल ही देखा है, जैसे कि किसी भी टेक्नोलॉजी का होता है। और ऐसा समझ में आता है कि मिसयूज को रोकने के लिए ये बड़े टेक कंपनीज फिलहाल नाकाम हैं, और यही अगर हाल रहा तो फिर आगे के टाइम में हम देखेंगे, जो कि बर्नी जिसकी तरफ वो कह रहे हैं कि आपकी जिंदगियों को वो ऑलरेडी कंट्रोल कर रहा है, आपका इंफॉर्मेशन जो है सब कुछ उनके पास रहता है। अमेरिका जैसे देश में, कनाडा जैसे देश में, जहां पर एक सिन नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर अमेरिका के केस में, उसके जरिए सारा डेटा आपके बारे में मिल सकता है जी, वहां पर
इन बड़े टेक कंपनीज का आपके आपके डिटेल्स उनके पास होना, उनके लिए एक्सेसिबल होना। एलन मस्क जो देख रहे हैं आप, अभी जो विवाद चल रहा है, डॉज जो है उनका, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसको सारे आपके पे चेक्स के डिटेल्स, आपके हेल्थ इंश्योरेंस के डिटेल्स, पेंशन वगैरह सारे डिटेल्स वो उनको एक्सेस वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। कितना खतरनाक साबित हो सकता है? तो कुछ चुनिंदा सरमाएदार एक आउटसाइज इन्फ्लुएंस सरकार पर रखता है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप साहब के गवर्नमेंट के साथ यही हो रहा है कि आपने व्हाइट हाउस के अंदर एक सरमाएदार को ऑफिस आपने दे दी है, जिसका दरअसल कोई इलेक्टेड वो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, लेकिन फिर उसने फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स में बड़े बड़े जो है काफी टाइम से बने हुए डिपार्टमेंट्स में वो जाके वहां पे मुदाखलत कर रहा है। तो बिलियनर का, और ज्यादातर हम देखते हैं कि बिलियनर्स लेफ्ट लीनिंग नहीं होते हैं, राइट लीनिंग होते हैं, और चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल उनके हाथों में हो, और जो राइट। है और भी उसके साथ, और जो पावर में जो लोग हैं उनके रहमो करम पर चले, वो उनको फंड करते हैं, फिर उनके इशारों पर अगर पॉलिसीज बनाने लगेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं कि आम इंसान का हित उसमें तो नहीं हो सकता है। तो वो जो बर्नी जो बात कह रहे हैं, और ये पहली बात वो नहीं कह रहे, पहली बार वो नहीं, दूसरे लोगों ने भी अलग अलग टाइम पे ये सेम बात कही है। नोम चॉम्स्की जो मीडिया के पावर के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, इन बड़े कॉरपोरेशंस के पावर के बारे में बात कर चुके हैं, उन्होंने 80 के दशक से ही ये बोलना शुरू कर दिया था कि ये राइट। बिग कॉरपोरेशंस का अगर आप इसको विदाउट कंट्रोल आप छोड़ देंगे तो फिर आने वाले टाइम में ये आपकी जिंदगियों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा। वो वर्किंग क्लास के हमेशा खिलाफ होता है बिग टेक या बिग बिजनेसेस। तो बिलियनर्स को इतना पावर दे देना, जो कि अब उनको मिला है आरपीजी, जो पहले जी। वार्निंग दी जा रही थी ना, वो अब जाके के वो मुकम्मल हुआ है उनके केस में। राइट। अब बट मनीष जी, जो बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि ये मॉडर्न डे राजे जो हैं ये डेमोक्रेसी को ऑब्स्टिकल समझते हैं, ये कुछ एग्जैजरेशन नहीं आप समझते, या वाकई में ही डेमोक्रेसी जो एक हर्डल है इनके लिए? नहीं, बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं है हरप्रीत जी। डेमोक्रेसी का दुश्मन हमेशा से कैपिटल रहा है। इसके बारे में अलग अलग दौर में अलग अलग लोगों ने बात की है। आप देखिए कि जो राजे हैं, राजे क्या करते थे? राजा के पास कोई इलेक्शन जीतने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उनके टाइम पे कोई डिमांड नहीं होता था। पब्लिक वेलफेयर जो है राजा के विम्स एंड फैंसीज पे होता था। राजा अगर चाहे तो ही करेगा। राजा पर ये आयद नहीं होता था कोई भी कानून या फिर कोई ऐसी जिम्मेदारी कि वो पब्लिक के लिए अच्छा कुछ करे। वो वही चीज जो है अभी जो है इन बिग बिजनेसेस या उनके बड़े कैपिटलिस्ट के साथ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी, मैं बता दूं, वो भी एक बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जी जी। बिजनेस ओनर है, और वो भी खुद को राजा के तौर पे ही वो देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपना वो बनाया हुआ है। तो आपने इनॉग्रेशन में देखा होगा, जैसे एक राजा जो है वो उसके रहमो करम पे जो लोग हैं, जो उसके चुनिंदा लोग हैं, जो उसको सपोर्ट भी करते हैं और उस पर डिपेंडेंट भी हैं अपना अपना गुजारा करने के लिए, उन चुनिंदा लोगों का उन्होंने सर्कल बनाया हुआ है, उन्हीं को फेवर्स दिए जा रहे हैं। आगे के टाइम पे एलन मस्क इज अ बिग एग्जांपल, और भी बाकी लोग हैं जो उनका जो है वही एक एक बड़ा राजा है और बाकी उसके सामंतीय राजा है। ये राइट। इस तरह का रिलेशनशिप हो गया है। डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि वो खुद बिलियनर है, कहते तो है बिलियनर है, और उसके बाद फिर जो कि टॉप ऑफिस में उन्होंने जाकर के अब घर बना लिया है। अब आप देखिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिनके पास हमेशा से ज्यादा पावर होता था, एक प्राइम मिनिस्टर में जितना होता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, पावर को चेक भी करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के केस में नहीं होता है। और अब ये दौर है कि एक कैपिटलिस्ट, एक बिजनेसमैन को आपने वहां पर बिठा दिया है, तो फिर वो आप समझ सकते हैं वो पब्लिक वेलफेयर के खिलाफ है, डीईआई के खिलाफ है। यानी जितना भी हमने प्रोग्रेस किया है, जो लेबर क्लास के, वर्किंग क्लास, पेजेंट्री, इन सब के डिमांड स्ट्रगल्स के जरिए निकला है, उन सबको खारिज कर रहे हैं। तो आई 100% एग्री विद द क्लेम दैट दे बिहेव लाइक मॉडर्न किंग्स। और ये बेसिकली वो किंगशिप है, और वो डेमोक्रेसी के जो पाबंदियां हैं डेमोक्रेसी की, कि आपको इलेक्टोरेट को जवाब देना होता है, आपको पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करना होता है, वो सारी पाबंदियां इन लोग नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक struggle होता है उनके लिए, उनके जी। पावर को लिमिट करता है हरप्रीत जी डेमोक्रेसी, इसीलिए Right. उसके खिलाफ हमेशा से रहे हैं। There's ओके, no- सो अब सवाल ये खड़ा होता है जी कि ये भी तो है कि यही बिलियनर जो हैं वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेशन जो है उसको लेके आ रहे हैं।
तो कैसे बैलेंस आप समझते हैं कि उनका रोल इकोनॉमी होगा while ensuring that they do not have unchecked power? हम्म अभी से देखिए, हमें अमेरिका में अगर आप देखें तो अमेरिका ने 19 सेंचुरी के आखिर से ही एंटी ट्रस्ट लॉज लगा के रखे हुए हैं। कोई बड़ा कॉरपोरेशन, बड़ा बिजनेस जिसका मोनोपोली हो जाता है बहुत, उस मोनोपोली को वो तोड़ देते हैं। 1890 से उनके पास वो कानून है। 1914 में उसमें और भी इजाफा हुआ, फिर वो दायरे वो सेट किए गए कि कौन से नो गो जोन्स होंगे। तो इस तरह से आप देखिए बड़े बड़े ग्रुप्स का उन्होंने किस तरह से मोनोपोली तोड़ा है जी। अमेरिका, कि उनको उनको जब खतरा बनता दिखता है, अच्छा ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा है ये बिजनेस ग्रुप, इसको तोड़ो, अब स्प्लिट कर दो। तो ये चीज अमेरिका में उन्होंने किया, इसी फियर के चलते उनको लगा कि आगे ना आने वाले टाइम में कैपिटल अगर ज्यादा हावी हो जाएगा, हालांकि इट्स अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, गवर्नमेंट भी वैसा है, लेकिन उनको फिर भी समझ में आ रहा था कि बिजनेस क्लास को उसको एक प्री एमिनेंट पोजीशन में आने देने से रोकना चाहिए। नहीं तो जो मैल प्रैक्टिसेस हुए हैं, जॉन डी रॉकफेलर का आप देख लीजिए ना हरप्रीत जी, कितना बड़ा वो फेमस, आज तक अमेरिकन बिजनेस हिस्ट्री में उनका नाम लिया जाता है, रॉकफेलर्स। जी। रॉकफेलर्स भी जितने ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस बिजनेस में वो लोग फैला रहे थे, इसीलिए तो वो मोनोपोली तोड़ना पड़ गया अमेरिका को, गवर्नमेंट। तो ये चीज है, तो हर देश में हरप्रीत जी आप देखिए जहां पर इसकी रवायत नहीं है, और यहां पर मैं इंडिया का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि बड़े बिजनेसेस को तोड़ने का रिवाज इंडिया में नहीं है। हमने 1991 के बाद से जो हमने दौर देखा है कि बड़े कॉर्पोरेशंस उभरते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेचा जाता है, कमजोर किया जाता है, और उसके बाद जो है प्राइवेट कैपिटल को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को पब्लिक रिस्क पर, रिस्क जब होता है वो डूबते हैं बिजनेसेस, खर्चा कौन भरता है? पब्लिक भरती है। उनके जो लोन्स माफ किए जाते हैं वो किसका पैसा है? वो पब्लिक का पैसा है। तो इस तरह से उनका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल हो रहा है, उनके लायबिलिटीज भी पब्लिक लायबिलिटीज बन गए हैं, और पावर आउटसाइड उनका हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर के जो नजदीकियां हैं अदानी साहब के साथ, उसके बारे में तो लोग जानते ही हैं। वो सेम चीज आप अमेरिका में भी देखिए कि चुनिंदा कैपिटलिस्ट की आवाज सुनी जा रही है फिलहाल, और इसीलिए बर्नी इस खतरे के बारे में बार बार आपको आगाह कर रहे हैं कि इसको अगर नहीं रोका गया तो आपकी इंडिविजुअल जिंदगियों पे फर्क पड़ेगा, आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हर तरफ इन्हीं के लोग बैठे हुए होंगे, इन्हीं के रहमो करम पर आपको चलना होगा। इसीलिए ये थ्रेट है हरप्रीत जी। सो आई थिंक वी सी एग्जांपल्स, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और मोनोपोलीज जब बनते हैं इस तरह से, वो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी। ओके, तो दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं बिलियनर्स की, इनकी तो जो बिलियंस में इनकी कमाई बढ़ रही है, जबकि जो आम जनता है उनकी वेजेस स्टैग्नेंट हैं, वो उस हिसाब से बढ़ नहीं रही। महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, और हर मुल्क में ये अब चीज़ देखने को मिल रही है, चाहे वो यूएसए है, कनाडा है, या भारत है, या कोई और मुल्क है। तो आप क्या समझते हैं मनी जी कि कैसे ये ट्रेंड जो है रिवर्स हो सकता है? क्या करने की ज़रूरत है? वेल्थ टैक्स लगाइए, बड़े पैमाने पर टैक्स लगाइए। इतने बड़े बड़े कैपिटलिस्ट पर आप देखिए कि टैक्स स्लैब्स में इजाफा क्यों नहीं होता है, और ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। दुनिया के अलग अलग देशों में ये छिड़ा हुआ है काफी टाइम से, कि अगर किसी का, चलिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अगर किसी की कमाई हो रही है, बिलियंस ऑफ रुपीज में किसी की कमाई हो रही है, और उसके साथ जो है बाकी लोग जो है जो लाखों में कमा रहे हैं, फर्ज कीजिए हजारों में कमा रहे हैं, तो वहां पर आप टैक्स, सेम तरह के आप टैक्सेस आप लगा नहीं सकते ऑब्वियसली, क्योंकि एक जो है इसकी कमाई लाखों में है और दूसरी की कमाई हजारों में है। आप सेम ब्रैकेट पे कैसे ला सकते हैं? जिसकी जितनी कमाई उसकी उतने टैक्स होने चाहिए, और इसीलिए वेल्थ टैक्स बहुत बड़ी मात्रा में लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फिर एक तो स्टेट को फिर उसका फायदा भी मिलता है, दूसरा कि एक आउटसाइज इन्फ्लुएंस से बचने का एक वो जरिया भी बनता है। हम कार्बन टैक्स का अगर हम एग्जांपल दें, जो कि बहुत विवादित रहा है हरप्रीत जी, कनाडा में, बाकी देशों में भी इसके बारे में जिक्र होता है, वहां पर भी बात वही कही जाती है कि सेम लेवल पे आप किस लोगों को टैक्स नहीं कर सकते। किसी का कार्बन फुटप्रिंट, जैसे टेलर स्विफ्ट जैसी कोई है जिनका सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट है, उनको और एक एवरेज कैनेडियन को क्या आप सेम लेवल पे आप ट्रीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से इन बिलियनर्स को भी आम इंसानों के साथ आप ट्रीट नहीं कर सकते, उन पे आपको ज्यादा टैक्स लगाना ही लगाना है, अदरवाइज फिर एक इनइक्वालिटी होगा। इनइक्वालिटी हमेशा बढ़ता है हरप्रीत जी, और इनइक्वालिटी बढ़ने से पावर भी कंसंट्रेशन कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में हो जाता है, फिर डेमोक्रेसी का ओलिगार्की में तब्दील होने का खतरा बनता है,
जो कि राइट, अब और रशिया। वही वही शब्द का इस्तेमाल ओलिगार्की का जो है बर्नी सैंडर्स ने इस्तेमाल किया है। लेकिन दूसरी तरफ इन बिलियनर्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाने से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इफेक्ट नहीं होगी? और क्या, क्योंकि जैसे ये लोग जिनके ऊपर टैक्सेस लगते हैं, बिलियनर्स जो हैं, वो फिर और मुल्कों में जो टैक्स हेवन्स हैं, ऑफशोर टैक्स हेवन्स, वहाँ पे चले जाते हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर नहीं इसका असर पड़ेगा? नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ पे देखिए ऐसा है कि मैं सब पहले ये इस आइडिया को डिसमेंटल करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत बार लोग ये समझते हैं कि जब भी बिलियनर्स या कैपिटलिस्ट क्लास की बात होती है, लोग कहने लगते हैं कि दे आर द वेल्थ क्रिएटर्स, इसीलिए उनको थोड़ी सी रियायत दे दीजिए। इसके चक्कर में क्या होता है कि हम एक आइडिया को हम समझ नहीं पाते हैं। वो आप पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं वेल्थ क्रिएट करके, उनका काम है। कैपिटल का कॉन्सेंट्रेशन इन अ फ्यू हैंड्स हमेशा खतरनाक रहा है। अलग अलग थियरिस्ट ने इसके बारे में अलग अलग टाइम पर बात की है, लेकिन कोई अगर बिजनेसमैन है, फॉर इंस्टेंस आप देखिए, इन्फोसिस का जिक्र बहुत बार होता है। उनके चीफ जो है नारायण मूर्ति साहब, तो 70 घंटे काम कीजिए, उससे भी ज्यादा काम कीजिए, ये सब बातें कहते रहते हैं, नहीं? लेकिन फिर अभी हाल में देखिए, रातों रात नए ट्रेनीज को नौकरियों से निकाला, सिर्फ ना तो नौकरियों से निकाला सिर्फ, बल्कि उनको हॉस्टल से भी निकलवा दिया कि आप अपने घर चले जाइए, सेवरेंस पैकेजेस दे दिए जाएंगे, बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, आजकल से आप हमारे साथ काम पे नहीं है। ये क्यों हुआ है? ये देखिए, वो आपका फायदा करने के लिए बैठे हुए नहीं है, वो खुद का फायदा करेंगे। दे आर नॉट रियली, ठीक है, उसके साथ द नेशन ऑल्सो ग्रोज, इकोनॉमी भी ग्रो होता है, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ मिसनोमर्स या फिर मिसलीडिंग इंप्रेशंस क्रिएट होते हैं। हरप्रीत जी, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। इंडिया का जीडीपी आप देखिए, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। वो जीडीपी कहां से कौन से ड्राइवर्स हैं? वो बड़े बड़े जितने बिजनेसेस है वो चला रहे हैं, उनका फायदा हो रहा है, इसीलिए जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन पर कैपिटा इनकम में इंडिया 127वें नंबर पे है, या जी। उससे भी शायद से है ना? क्योंकि आम इंसानों को फायदा नहीं पहुंचा है ना। तो वो इसीलिए एक जो है एक फसाड क्रिएट होता है। लोगों को ये बात समझना चाहिए कि बिजनेस क्लास अपना फायदा देख रहा है, वो आप उसके रहमो करम पर कभी होने नहीं चाहिए। ऐसा कभी नौबत ही ना आए कि आप उनके राइट। रहमो पर रहे। सो यस, ये प्रॉब्लम है, टैक्स हेवंस में जाकर के इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो तो ऑलरेडी हो रहा है। वो उतना वेल्थ टैक्स नहीं इम्पोज करने के बावजूद हो रहा है। बड़े बड़े कैपिटलिस्ट ने जाके केमन आइलैंड्स में और दूसरे जगहों पर, कैनरी आइलैंड्स में जाकर के इन्वेस्ट कर दिया है, जी। सेशेल्स जाकर कर दिया है, तो सेंट किट्स एंड नेविस में जाकर कर दिया, सेशेल्स नहीं। तो आप देखिए कि ये तो ऑलरेडी हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी स्टेट की है उसको चेक करने की, हरप्रीत जी, क्योंकि स्टेट का अदरवाइज एग्जिस्टेंस का कोई जरूरत ही नहीं उसको नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी भी आपको नहीं दे पा रहा है, अगर वो कैपिटलिस्ट क्लास से बचा भी नहीं पा रहा है, और अगर वो जो है करप्शन भी नहीं रोक पाया, फिर स्टेट का एग्जिस्टेंस क्यों है? स्टेट का पावर है कैपिटल को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। सबसे बड़ा पावर जो है स्टेट का होता है, होना भी चाहिए, जी। उसके बाद बाकी लोग होते हैं। लेकिन यहां पर जहां पे वो इक्वालिटी नहीं होती है, तो एक क्लास ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जो कि हर जगह है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में नहीं हो रहा है, कनाडा में नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन फिर आप देखिए कि स्टेट के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि आम इंसान उसकी जद में ना आए, या फिर उसके जो है एक्सप्लॉयटेशन का शिकार ना हो जाए। वो राइट। नहीं सो यहीं होता। पे बात आती है मनीष जी कि बर्नी सैंडर्स ये भी वार्न कर रहे हैं कि बिलियनियर्स जो हैं वो पुश करेंगे प्रोग्राम कट्स, जो सोशल प्रोग्राम्स हैं जैसे, और टैक्स ब्रेक्स अपने लिए मांग करेंगे। तो कैसे इंश्योर किया जाए कि जो सोशल प्रोग्राम्स हैं जैसे हेल्थ केयर है या हाउसिंग है या एजुकेशन है, ये कॉरपोरेट इंटरेस्ट से प्रोटेक्टेड किया जा सके? क्योंकि देखिए हरप्रीत जी, यहाँ पर एक बात थोड़ा सा लंबा बोलूंगा इस पे, क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर स्टेट पूरे मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है। ये आया है वर्कर स्ट्रगल से, ये रातों रात नहीं आया है। पूरा 18th सेंचुरी के आखिर से आप देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद से जो इसमें खामियां देखी गई, जिस तरह से लेबर को एक्सप्लॉइट किया गया, लेबर कॉन्शियसनेस पैदा होगा जिसकी वजह से, और रफ्ता रफ्ता जो है फिर वर्कर्स मूवमेंट्स हुए दुनिया के अलग अलग जगहों में। यूरोप में आप देखिए, खास करके यूरोप से ही ये पूरा आया है। उसके बाद फिर रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स आया, वर्किंग क्लास के एजिटेशन की वजह से, कि आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। 5 डे वीक आया, 8 घंटे आपको काम करने हैं। वो सारी चीजें जो है इन स्ट्रगल से निकला है। आपको जो है हेल्थ केयर यूनिवर्सल होना चाहिए, वो एक वेलफेयर स्टेट का एक फीचर होता है। आपका एजुकेशन फ्री होना चाहिए अप टू सर्टेन लेवल, वो एक वेलफेयर स्टेट का मैकेनिज्म है। ये बहुत सारी चीजें उसके बाद भी, सोवियत यूनियन के बनने के बाद भी आया, रशियन रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि उन लोगों ने वहां पे कर दिया। यूरोप में बाकी देशों में भी वो करना पड़ गया, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इन सब में उसके बाद में ये आया।
लेकिन ये थॉट तो थी ना, ये लेबर राइट्स मूवमेंट से ही निकला है सब कुछ जो भी जी। निकला है। अब उसमें फिर क्या होता है कि आप पब्लिक वेलफेयर मैकेनिज्म्स स्टेट की जिम्मेदारी होती है, उसके लिए आपको फंडिंग देना होता है। जी। कॉर्पोरेट क्लास को लगता है कि ये जो रेवड़ी इंडिया में इस्तेमाल होता है कि ये जो है फ्रीबीज है, डोल है, और इसको फिर उस लफ्ज का इस्तेमाल करके उसको डीलेजिटिमाइज किया जाता है, फिर उसको डिसमेंटल किया जाता है। फिर आप पब्लिक में इतना दिमाग में उनके डाल दें कि देखिए ये पार्टीज, ये सरकारें जो हैं सिर्फ फ्रीबीज पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखती हैं, आपके बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं कर रही है, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को एज अ वन आंसर। वन सोल्यूशन फिक्सेस या। ऑल प्रॉब्लम, उस तरह से उसको बेचा जाता है। फिर पब्लिक जो है उसको लगने लगता है अच्छा हाँ, इन पार्टीज ने, इन सरकारों ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, इससे क्या फर्क पड़ गया, बिजली पानी फ्री में मिल गया, फिर सब्सिडाइज रेट में मिल गया, एजुकेशन सब्सिडाइज रेट में मिल गया। तो फिर आप वहां पे फिर ये इस न्यू लिबरलिज्म का भी ये हो एक फीचर है कि आप यकीन दिलाने लग जाते हैं लोगों को कि अच्छा देखिए प्राइवेटाइजेशन सोल्यूशन है। फिर क्या होता है, ये सारी चीजें जो है टैक्स आपको लगाने लगते हैं, वो इसको प्राइवेटाइज कर दो, उसको कमर्शलाइज कर दो, अच्छा ये वेलफेयर प्रोग्राम नहीं चल रहा है, टैक्स लगा दो इस पे, बोलो कि अब आपको जो है फंड करना पड़ेगा, नहीं तो हम काट रहे हैं इसको। ये यूएसएड के साथ भी आप देख रहे हैं वो हो रहा है, जैसे अमेरिका में और भी या। दूसरे देशों में ये सब हो रहा है। तो धीरे धीरे आप इन सब चीजों को पब्लिक को ही बता देते हैं कि दरअसल स्टेट के ये मैकेनिज्म जो है आपके दुश्मन हैं, वो आपके ग्रोथ, आपके प्रोग्रेस को रोक रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन इज द वे टू गो। इसको रोकने के लिए फिर स्टेट को भी जो है चौकन्ना रहना होता है, जी। स्टेट को देखना होगा कि अच्छा बिग बिजनेस जो है ये एक फलसफा फैला रहा है कि उसके जो वेलफेयर एक्टिविटीज है वो दरअसल एंटी पीपल हैं या अल्टीमेटली लोगों को कमजोर कर रहे हैं। तो स्टेट को उस हिसाब से जूझना होगा, मैकेनिज्म्स क्रिएट करने होंगे कि कैपिटलिस्ट क्लास को या कॉर्पोरेट क्लास को वहां पे घुसने ना दिया जाए। या फिर राइट। जो सर्विस प्रोवाइडर्स है हरप्रीत जी, आमतौर पे क्या होता है, स्टेट एक मेन एजेंसी है और बाकी जो है वो जो पीडीएस सिस्टम होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो कभी कभी प्राइवेट कंपनीज के जरिए भी होता है, बहुत सारे देशों में, इंडिया में भी होता है। या। पीडीएस लेवल पे क्या होता है कि ये लोग प्रॉफिट बनाने के चक्कर में वहां पर वो लीक्स करने शुरू कर देते हैं। तो स्टेट को उन लीक्स को जो है वो देखना होगा। ऑडिट इसीलिए जरूरी होता है, रेगुलर ऑडिट, सालाना ऑडिट, हर 6 महीने ऑडिट, उसके जरिए आप देखेंगे कि ये पीडीएस सिस्टम में लीक्स तो नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, क्योंकि अमेरिका में यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं है, इसलिए हेल्थ जी। इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा मसला है। वहां पे क्या होता है, जैसे कनाडा में बीसी में हरप्रीत जी, और यहाँ पे आई थिंक किसी भी कैनेडियन को फक्र महसूस करना चाहिए, बीसी में आप रहते हैं, आप हॉस्पिटलाइजेशन आपका होता है, एमएसपी कार्ड दिखाते हैं, हो गया आपका, कोई या। डिडक्टेबल नहीं होता है। अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस होने के बावजूद मिनिमम $500 आपको खर्च करना ही होगा अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन, डिडक्टेबल्स होते हैं, क्योंकि वहां पे भी वो इंश्योरेंस कंपनीज फायदा पहुंचा रहे हैं खुद को। राइट। स्टेट ने ये दिया हुआ है कनाडा को, बीसी को, इसीलिए आपको नहीं देना होता है, ये बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन इस चीज को कैसे डीलेजिटिमाइज किया जा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत लंबा टाइम है, हमारे जो है बहुत टाइम लगता है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में, जो कि फैक्ट है, लेकिन उसका फिर हवाला देते हुए ये बताया जाता है कि हेल्थ केयर को आप प्राइवेटाइज कर दीजिए, राइट। है ना। वो करते ही फिर आपके साथ वो सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे जो है ये कैपिटल का जो आर्ग्यूमेंट होता है कि हमें दीजिए मौका, हमें कॉन्सेंट्रेट करने दीजिए, हमें प्राइवेटाइज, हमारे पास वो पावर दीजिए, हम आपको बेहतर सर्विस देंगे। लेकिन ब्रिटेन में हो, मार्गरेट थैचर के दौर में हमने देखा, या फिर यूएस में हो, रोनाल्ड रीगन के दौर में हमने देखा, या अभी के दौर में भी हम देख रहे हैं, या फिर इंडिया में हो जो भारतीय जनता पार्टी के दौर में हम देख रहे हैं, सर्विसेज कभी भी बेहतर नहीं हुए हैं, बल्कि लीक्स बढ़ गए हैं, ट्रांसपेरेंसी घट गई है, जो कानून थे उसको रोकने के लिए वो कमजोर कर दिए गए हैं, लेबर लॉज कमजोर कर दिए गए हैं 2014 के राइट। बाद। सो ये फिर स्टेट अगर कैपिटल के साथ जाकर के मिल गया है तो फिर वो उससे बड़ा दुश्मन आपके लिए कोई नहीं आपके जी। लिए। तो अब सवाल ये आता है जी, बर्नी सैंडर्स ने एक और बहुत बड़ा दोष लगाया, ये लगाया है कि ये बिलियनियर्स जो हैं ये मीडिया को कंट्रोल करते हैं और लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। अब मीडिया का एक बहुत अहम रोल रहा है, आज भी है, लेकिन ये जो अब मीडिया एक तरह से मिसलीड कर रहा है पब्लिक को, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है बर्नी सैंडर्स ने। इसके बारे में आप क्या समझते हैं, और इसके बारे में आपसे विचार सुनता हूं आपके इस छोटी सी ब्रेक के बाद। दस दीजिए कि ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 604 507 6666 604 507 6666। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨਾਲ। 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 604 597 2284 604 597 2284। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਸੁਖੀਬਾਦ ਮੋਟਰਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ। ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 580 1000 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। 604 580 1000। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਮਨੀ ਮੁਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਓਲੀਗਾਰਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ मीडिया ਨੂੰ मिसयूज़ किया जा रहा है। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में मनी जी? देखिए, मीडिया का इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल ये काफी टाइम से हो रहा है, अभी की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से मीडिया का फैलाव हुआ है हरप्रीत जी, उसके चलते उसके पास बहुत पावर आ गया है। इससे पहले हम मीडिया को हमेशा जानते थे कि इन्फ्लुएंसेस ओपिनियन वो जनरेट करता है, इट इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन, और बहुत बार पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने में भी वो मदद करता है। अब वो पब्लिक को पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ भी करने के लिए वो अब काबिल हो गया है। उसमें उतना तो इंटरेस्ट आ गया क्योंकि बिग बिजनेसेस, उसके ओनर्स आप देखिए मीडिया के बारे में मेरे ख्याल से एक बेहतरीन किताब जो नोम चॉम्स्की ने लिखी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द मास मीडिया, ये पढ़ने लायक किताब है। 80s के दौर में आया था, लेट 80s में, उसके बाद 90s में दोबारा आया संस्करण, आई थिंक 3rd डिवीजन भी हुआ था अर्ली 2000s में। उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो ये बड़े मीडिया कॉर्पोरेशंस है दरअसल जनहित में बात नहीं करते हैं और बहुत बार वो एक्सटेंशन ऑफ द स्टेट्स इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस, अमेरिकन स्टेट का जिस तरह से एक्सपेंशनिस्ट उसके मोटिव्स रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने में अमेरिकन प्रेस ने बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। गल्फ वॉर में आप देखिए, पहला गल्फ वॉर हो, दूसरा गल्फ वॉर, सेकेंड जो 2003 में इन्वेजन ऑफ इराक, उसमें मीडिया ने जिस तरह से नैरेटिव तैयार किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले हैं सद्दाम हुसैन के, उसमें इस पूरे नैरेटिव के जो कि स्टेट का नैरेटिव था उसको बढ़ाया, बिना किसी एविडेंस के उसको फैलाया। अल्टीमेटली जब जंग हुई तो अमेरिकन फोर्सेस को सेलिब्रेट करते हुए एक जो एम्बेडेड जर्नलिज्म करके हमारे एक वोकैबुलरी में एक नया टर्म आया कि जर्नलिस्ट को फौज के साथ एम्बेड करके भेजा जाता है जी, और उस तरह से नैरेटिव क्रिएट करता है ताकि जो अमेरिकन पब्लिक है जो देख रहा होता है CNN या बाकी फॉक्स न्यूज और ऐसे बड़े चैनल्स, उसको लगे अच्छा हाँ बिल्कुल वाजिब एक कॉज के लिए हमारे बच्चे हमने भेजे हैं जंग करने के लिए, जबकि रियल इंटरेस्ट शायद उसकी ऑयल को कंट्रोल करना, मिडल ईस्ट में एक अपना पाया जमाना अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए, वो रियल ऑब्जेक्टिव था। कभी क्योंकि WMD तो मिला ही नहीं, बाद में साहब वो झूठे साबित हुए। तो ये मीडिया का रोल रहा है। अमेरिकन सो कॉल्ड लिबरल मीडिया का भी जब वो स्टेट इंटरेस्ट आता है वो वहां पे जाकर के मिल जाता है, और बाकी स्टेट्स को टारगेट करने के लिए, फिलहाल रशिया को टारगेट करने के लिए किस तरह से यूक्रेन को, कि भाई रशिया एग्रेसर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यूक्रेन के वायलेशंस को उसने दरकिनार कर दिया। वही आप देखिए पैलेस्टाइन वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये सो कॉल्ड लिबरल प्रोग्रेसिव मीडिया भी वहां जाकर के वो चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि वहां पर फिर उनको लगता है कि इजराइल के इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके लिए, तो पैलेस्टाइन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से वो नैरेटिव्स बना रहे हैं, सरकार के हित में ही अल्टीमेटली काम कर रहा है। इंडिया में भी आप देखिए कोट अनकोट जो गोदी मीडिया कहा जाता है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो एंटायरली रूलिंग पार्टी और रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम कर रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, मतलब वो तो और भी ज्यादा ओपन है। अमेरिकन मीडिया में तो चलिए फिर भी अभी हया बाकी है शायद थोड़ी सी, इंडियन मीडिया नहीं है। तो मीडिया जो है वो एक बड़ा वो खुद एक कैपिटलिस्ट सिस्टम का पार्ट है। फिलहाल आज का जो मीडिया है, 19th सेंचुरी का प्रेस तो रहा नहीं अब जी, लेकिन आज इनके बड़े बिजनेस ओनर्स आप देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट जेफ बेजोस ओन करते हैं जो अमेजोन के ओनर है। चलिए अभी तक उस हिसाब से मुदाखलत नहीं हो रही है ऐसा कहा जाता है, लेकिन यू नेवर नो, कल
कोई ऐसा एडिटर है जो नहीं चाहता है कि वो लाइन ले तो फिर उसको हटा दिया जाएगा, काफी आसान हो जाता है। और रफ्ता रफ्ता आप देखिए इसी तरह से हो रहा है। सो जितने बड़े बिजनेसेस हैं, इनफैक्ट एक अमेरिकन मीडिया पे स्टडी भी है जो ये कहता है कि चुनिंदा कॉर्पोरेशन दरअसल ओन करते हैं या चुनिंदा फैमिलीज ओन करते हैं। और इंडिया में भी हमने वो चीज देखी है, बड़े ये जितने फैमिलीज हैं जो मीडिया ओनर्स हैं, ये दरअसल इनके दूसरे बिजनेसेस हैं। मीडिया जी इज बिल्कुल। तो उनके बिल्कुल। बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल होता है, स्टेट इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए भी मीडिया का इस्तेमाल होता है। राइट। पर आज आज सोशल मीडिया का युग है मनीष जी, और उसके अंदर क्या आप समझते हैं कि ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो लड़ाई लड़ सकते हैं इन बिग कॉरपोरेट इंटरेस्ट के साथ? क्या लोगों का विश्वास जो है, जो ओरिजिनल मीडिया है, उससे टर्न नहीं हो रहा टुवर्ड सोशल मीडिया? हरप्रीत जी, आज से अगर 5 साल पहले आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं तो मैं बड़ी उम्मीद के साथ कहता कि हाँ, सोशल मीडिया में वो शायद एक एक रास्ता मुझे दिखाया सोशल मीडिया में कि वो मीडिया को चैलेंज कर सकता है। लेकिन आज मैं इस सवाल का जवाब तो मेरा नेगेटिव ही होगा। मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया में कभी भी वो बात होगी, उतना पावर उसको मिलेगा, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली देखिए डिजिटल एज में क्या होता है कि वो भी स्टेट के रहमो करम पर ही होता है। या फिर आज एलन मस्क साहब ट्विटर के साथ जो कर रहा है, जो ट्विटर एलन मस्क के खरीदने से पहले था, वो आज वो नहीं है। जी। आज बॉट्स ज्यादा है, राइट विंग अकाउंट्स का एकदम भरमार है वहां पर, और जिस हिसाब से वो खुद नैरेटिव सेट करते हैं, दरअसल कमाला हैरिस के हारने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी थी कि जिस तरह से उनके खिलाफ चीजें सोशल मीडिया पे चलाई गई, डॉक्टर साहब की बात को बढ़ा चढ़ा के इसको एग्जैजरेट करते उनके सपोर्टर्स को ज्यादा प्लेटफॉर्म दिया गया, वो एक बड़ी वजह थी इनके हारने के पीछे भी। तो उतना पावर सोशल मीडिया के पास है कि वो डैमेज कर सके, लेकिन वो भी अल्टीमेटली बिग बिजनेसेस के पास ही है हरप्रीत जी। एब्सोल्युटली जी, वो भी तो वही कंट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी तो वो बिग कॉरपोरेट जो बिलियनर्स हैं उन्हीं का ही एक बिजनेस वेंचर है। कौन सोशल मीडिया, जैसे कौन सा आम आदमी सोशल मीडिया वेबसाइट चला रहा है बताइए? छोटे मोटे न्यूज के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लेफ्ट लीनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो सीरियस जर्नलिज्म करते हैं, लेकिन फंडिंग उनके पास नहीं होता है। राइट। एक तरीका बताया गया था कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नलिज्म अगर होगा तो शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी। गार्डियन एक अच्छा मॉडल है जिसमें वो कभी अपने कंटेंट को पे वॉल के पीछे नहीं डालते। वो बोलते हैं कि जी। आप हमें चंदा दीजिए, लेकिन उनके बाकी भी फंडिंग के सोर्सेज हैं। लेकिन बाकी जो कॉर्पोरेट फंडेड मीडिया है, ज्यादातर वॉशिंगटन पोस्ट हो चाहे इंडियन पब्लिकेशंस भी आप देखिए, उन्होंने भी अब एड्स भी लगाया हुआ है, सब्सक्रिप्शन मॉडल भी लगाया हुआ है अभी भी। लेकिन और भी जो अल्टरनेटिव मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ब्रेक इवन नहीं हुआ है। वो एक जर्नलिज्म उनके लिए कॉज है, उसके चलते एक होता है ना कि कुछ लोगों में एक दीवानगी होती है, उसके चलते वो चला के रखे हैं। लेकिन अभी भी पब्लिक इतना डालती नहीं है पैसा हरप्रीत जी कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सस्टेन किया जा सके। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर तरफ से वो कॉम्प्रोमाइज है, या फिर वहां पर ट्रोजन हॉर्सेस दाखिल हो गए हैं। इन प्लेटफॉर्म्स अगर अच्छे भी हैं तो उनको कॉम्प्रोमाइज अब किया जा रहा है। राइट। ऐसे इसके चलते क्या पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में कोई बात करेगा? मुझे नहीं लगता है। आपका प्लेटफॉर्म शायद एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जब तक कि कोई बड़ा कैपिटलिस्ट आकर के हावी ना हो जाए। एब्सोल्युटली और वेरी ट्रू, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। और ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं कि कोई आपने बात करनी है, उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको सरमाए की ज़रूरत है। तो कहाँ से आएगा, कौन सपोर्ट करेगा? सो दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट दैट यू हैव टच कि सोशल मीडिया, येस, आउटरीच बढ़ गई है, एवरीथिंग इज़ नाउ बीइंग नोन टू पीपल एज इट हैपन्स, बट एक्चुअली इज सोशल मीडिया ऑल्सो इंडिपेंडेंट? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर किस दिन ज़रूर बातचीत और विस्तार में करेंगे। अच्छा, एक और बात जो बर्नी सैंडर्स ने की है, उसने लोगों को अपील की है कि आप इन्वॉल्व हो पॉलिटिक्स में, रन करो ऑफिस के लिए और ऑर्गेनाइज करो। आप क्या समझते हैं, हाउ रियलिस्टिक इट इज़ फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन टू चैलेंज दिस वेल्दी एलीट? और क्या जो हमारी ग्रास रूट मूवमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इनफ हैं कि वो इन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को टैकल कर सकेंगी? अभी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। और ये जो बर्नी सैंडर्स बात कर रहे हैं ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 1940s में ही कह दिया था। उन्होंने कहा था क्या? एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। राइट। कि पढ़ाइए लोगों को, उनको इकट्ठा करिए और फिर उसके बाद प्रोटेस्ट करिए, क्योंकि प्रोटेस्ट से ही इंसानी हुकूक मिले हैं, किसी ने खैरात में नहीं दी है। आप कैपिटलिस्ट या राजा या जो भी जो रूलिंग क्लास है उसके रहमो करम पर अगर आप रहेंगे ना, तो आपको कभी भी कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। आपके हुकूक को आपको छीन के लड़ के लेना होता है।
इसीलिए वो बात बहुत वैलिड है। हाँ, यहाँ पर एक बात है कि फंडिंग का, क्योंकि अगर कोई इलेक्शन लड़ना भी चाहता है तो भी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। क्या पब्लिक फंडेड इलेक्शंस एक ज़रिया हो सकते हैं, जिस तरह से कनाडा में है शायद काफ़ी हद तक, लेकिन अमेरिका में नहीं है, इंडिया में तो है ही नहीं। तो ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन ग्रास रूट्स एक्टिविज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है हरप्रीत जी। आप देखिए, फॉर इंस्टेंस मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा बीजेपी का, इंडिया का। बीजेपी इसलिए भी सक्सेसफुल है, एक तो पैसा बहुत सारा है, कैपिटलिस्ट क्लास का पूरा सपोर्ट, उसका फाइनेंशियल पावर सब कुछ लगा हुआ है। साथ ही साथ उनका एक ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस के जरिए, जो कि ग्राउंड पे जाकर के, चलिए वो उनके टॉकिंग पॉइंट्स, उनकी सियासत हमें शायद पसंद नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन उनका है उसको बीट कर पाना, रेप्लिकेट करना बड़ा मुश्किल है। एक दौर में कांग्रेस का होता था सेवा दल, जो कि ये काम करता था और वो दूसरे इंटरेस्ट से वो करते थे, एक लेफ्ट लीनिंग वो एक ऑर्गेनाइजेशन था, अभी उसका वर्चस्व नहीं है। अमेरिका में हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए हैं सिटी काउंसिल में। हरप्रीत जी देखिए, शमा सावंत है सियाटल सिटी काउंसिल में 10 Yeah. सालों से, उन्होंने किस तरह से प्रोग्रेसिव, वो एक लेफ्ट पार्टी से वो आती हैं, वहां पर आकर के शामिल हुई है। लेकिन फिर उन पार्टीज का फैलाव नहीं हो पा रहा है, बिकॉज एक पैसा नहीं है। आपकी आइडिया को प्रमोट करने के लिए आपको आपके पास जराए होने चाहिए कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे। ग्रास रूट से आप लोकल म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस तो जीत सकते हैं, लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट होने के लिए अभी भी आपको बहुत बैकिंग चाहिए, जो कि किसी आम इंसान के लिए शायद पॉसिबल नहीं है। अपने लेवल पर बड़े पार्टीज के साथ बैठ के ही आपका वो हो सकता है, अगर हो सकता है तो। बर्नी जो उस मोनोपोली को भी तोड़ने की बात कर रहा है, सीधा वो नहीं बोल रहा है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, उनका वो मोनोपोली तोड़ने की भी बात कर रहा है, जो कि एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है हरप्रीत जी। जी। लेकिन हाँ, लोग उस हिसाब से पॉलिटिक्स में जाना भी चाहते हैं। साउथ एशियन कम्युनिटी में मैं देखता हूँ, इंडियंस का मैं खास करके जिक्र करूंगा, उनको लगता है कि पॉलिटिक्स एक बड़ी गंदी चीज है, इसमें हम नहीं उतरे तो बेहतर है। लेकिन हाँ, हमें सियासतदानों को गालियां जरूर देनी है, लेकिन खुद हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। हम खुश हैं अपनी पे चेक्स को लेकर के, फैट कॉर्पोरेट सैलरीज मिल रहे हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हम गए हैं। पॉलिटिकल एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो बाबा साहब भी बोल रहे हैं, एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। राइट। लोगों को सिर्फ पढ़ना लिखना सिखाना ही नहीं होता है हरप्रीत जी, लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देने की जरूरत है। कौन सा पार्टी है जो आपके इंटरेस्ट को बेहतर हैंडल कर सकता है। जी। आपने पैसा दे दिया, आपने वोट दे दिया, ये पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं होता है। आप आइडियोलॉजिकली आप समझते हैं पार्टीज को, उसके बाद वोट दे रहे हैं, वो पॉलिटिकल एजुकेशन होता है। आप पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर करते हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, कनाडा में हो, अपने राइडिंग्स में आप जाएंगे, अपने इलेक्टेड एमपी या एमएलए से आप जाकर के ऑफिस में जाके मेमोरेंडम देंगे कि हमें ये चाहिए, हमें इसलिए आपको वोट दिया है। इसीलिए वो बर्नी जो बात कह रहे हैं पॉलिटिक्स का, पॉलिटिशियंस का पॉलिटिक्स में होना, आम लोगों का पॉलिटिशियन बनना, ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, नॉन रिप्रेजेंटेटिव्स अगर आ जाते हैं, जैसे एलन मस्क जैसा आ गया, जिसने इलेक्शन तो नहीं लड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ा है, एलन मस्क ने नहीं लड़ा है। वो आकर के जब इलेक्टेड ऑफिशियल्स के ऊपर बैठ के वो बातें करेगा और आम लोगों की जिंदगी अब तब्दील करने के लिए वो कोशिश करेगा, फिर वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। जी, एक जो बिल्कुल। किसी का आर्गुमेंट किया जाता है, इट्स अ वेरी फ्लॉड आर्गुमेंट हरप्रीत जी, क्योंकि सियासत से ही आपके मसाइल हल हो सकते हैं। सियासत से अगर हटा देंगे, और हमारे लोग जो बोलते हैं डोंट पॉलिटिसाइज दिस, बोलते हैं ना हर बार कुछ भी होता है, नहीं, पॉलिटिसाइज एवरीथिंग, हर चीज को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि सारे इश्यूज का जब आंसर ही पॉलिटिक्स के जरिए मिलता है। तो राइट। इसी वर्णी की बात बिल्कुल सही है। कैसे हो पाएगा, वहां पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ हो नहीं है। एब्सोल्युटली जी, जैसे आपने ये बात की कि कैसे हो पाएगा, यही तो सवाल है कि लोग जो हैं क्या जागृत होंगे, क्या वो पॉलिटिकली अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, और वाकई में ही जो चेंज की ज़रूरत है, जिस तरीके से ये बिलियनियर्स प्रभाव डाल रहे हैं उनकी ज़िंदगियों के ऊपर, क्या जब उनके ऊपर पड़ेगी तो क्या ऑन ग्राउंड आके वो सपोर्ट करना चाहेंगे ऐसे कैंडिडेट्स को या पार्टीज़ को। अगेन दिस इज़ अ मैटर ऑफ टाइम, ओनली टाइम विल टेल। बट
आखिर में जाते जाते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जहाँ ये इस समय अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में हम सारी चीज़ें देख रहे हैं कि इनके ऊपर कट्स लग रहे हैं और ये बिलियनियर्स जो हैं अपना कंट्रोल पकड़ जो है उसको और मजबूत करते जा रहे हैं और अगले 4 साल जो हैं वो बहुत ज़्यादा डायर होंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे इन मुद्दों के ऊपर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एलन मस्क वाइट हाउस में आके बैठ गए हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। लेकिन अभी तक कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई एक्सेप्ट फॉर बर्नी सैंडर्स ने जो ये लोगों को चेतना करने की कोशिश की है, उनको जागृत करने की कोशिश की है। तो आखिर में कनाडा की जब हम बात करते हैं, कनाडा में भी सिचुएशन जो है एक आम व्यक्ति पे चेक टू पे चेक जी रहा है। यहाँ पर तो ये हाल है कि 60% लोग जो हैं कह रहे हैं कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड उनके ऊपर खर्चे आ जाएं तो उनके पास $200 भी नहीं होंगे। तो ओवरऑल दुनिया भर में ये सिचुएशन है, पर कनाडा की जब हम बात करते हैं जाते जाते आप क्या महसूस करते हैं कि यहाँ पे भी जो साउथ ऑफ द बॉर्डर है और क्योंकि हमारी इलेक्शंस भी आनी है तो क्या उस चीज़ का इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ सकता है? यहाँ पे भी बिलियनियर्स हैं, यहाँ पे भी बड़े लोग जो हैं वो कंट्रोल करते हैं और कुछ पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स अभी इलेक्शन से पहले भी बात कर रहे हैं कि हम कटिंग्स करेंगे, हम एड जो है उसको भी कम करेंगे। सो वो जो रेटोरिक प्ले किया गया साउथ ऑफ द बॉर्डर वो यहाँ पे भी इस समय बातचीत चल रही है। तो व्हाट डू यू फोरसी एंड व्हाट डू यू से इन द एंड? आई एम वेरी कंसर्न कि इसको बीच में काट दीजिएगा वो प्रेशर कुकर की आवाज आ गई थी, सॉरी। हाँ, सो आई एम वेरी कंसर्न हरप्रीत जी कि ये हुआ है कनाडा में, इस तरह का रेटरिक इस्तेमाल हो रहा है। पियर पॉलिएव साहब के मैं स्पीचेस सुनता हूँ, अभी सैटरडे वाला स्पीच बहुत अच्छा था जिसमें उन्होंने अमेरिका को चैलेंज दिया फाइनली डोनाल्ड ट्रम्प साहब को। लेकिन जो दूसरी बातें वो करते हैं और उनके पार्टी के लोग या उनके जैसे सेम थिंकिंग वाले लोग जो बात करते हैं, वो सेम चीज डोनाल्ड ट्रम्प के टॉकिंग पॉइंट से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एक हमने देखा, और ये शायद 2 साल पहले की बात है, जब ओंटारियो में प्राइवेट क्लिनिक्स को वो अलाउ करने की बात कर रहे थे कि भाई गवर्नमेंट का जो है वो थोड़ा सा मतलब क्लिनिक्स को इजाजत देनी चाहिए कि वो भी सरकारी जो हॉस्पिटलों में होता है वो काम वो छोटे पैमाने पर वो कर सके और फंड बिलिंग वो कर देंगे। वो उसका अगला स्टेप ये है कि आप उस चीज को प्राइवेटाइज कर दें, प्राइवेट क्लिनिक पूरा आप अलाउ कर दें इस हिसाब से जैसे ऑपरेट करते हैं, फिर आपका इंश्योरेंस का खेल आ जाएगा जिस तरह से अमेरिका में होता है। तो वो एक खतरनाक एक बार आपने वो दरवाजा खोल दिया तो फिर वहां पर कोई रुकना नहीं होता है, इट्स अ स्लिपरी स्लोप, आप नीचे ही जाएंगे। एक तो ये, दूसरा जो वो डिफंड सीबीसी या डिफंड उस मीडिया की बात करते हैं, वो भी एक खतरनाक बात है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर मीडिया को अगर आपके हक में वो बात नहीं कर रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के, फिर आप बोलते हैं कि भाई उसका फंडिंग खत्म कर दो। अल्टीमेटली इट्स अ पब्लिक फंड, ठीक है सरकारी पैसा जाता है, दैट इज ट्रू, लेकिन इस हिसाब से उसके वो जैसे बीबीसी का भी होता है, उसका एक मैंडेट होता है, वो रिन्यू होता रहता है पार्लियामेंट के जरिए। यहाँ पर भी वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकारी पैसा है, फंडिंग पब्लिक फंडिंग यही तो होता है। सरकारी पैसा माने आपका पैसा हमारा पैसा जी, पब्लिक पैसा जाता है वहां पर। तो पब्लिक का पैसा जब जाता है तो उसके ऊपर वो जिम्मेदारी होते हैं कि पब्लिक के हक की बात करें। प्राइवेट का पैसा जब जाने लगेगा उसमें, फिर वो प्राइवेट वालों की बात वो ज्यादा करेगा, पब्लिक की बात वो कम करेगा, क्योंकि क्या फायदा उसको पब्लिक से उठाना है लेकिन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोगों का है। राइट। वो खतरा रहता है हमेशा। कनाडा में हम जो लगातार देख रहे हैं, कुछ लोगों को कन्विंस कर दिया गया है कि कनाडा इज ब्रोकन, क्योंकि कनाडा में इतना स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं। वो एक लोगों को समझाया जा रहा है कि स्टेट का कंट्रोल कम होगा, ये वेलफेयर मैकेनिज्म चले जाएंगे या कमजोर कर दिए जाएंगे, तभी आपका फायदा होगा। वो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई नजीर नहीं दिखती है हरप्रीत जी कि लोगों का फायदा हुआ हो स्टेट कमजोर होने से या स्टेट के वेलफेयर प्रोग्राम्स कमजोर होने से। राइट। सो पब्लिक हैज़ टू बी अवेयर कि जो कुछ चल रहा है रेटोरिक, उससे अपनी सोच जो है उसको बढ़ाकर समझें और उसके बाद जो है अपना फैसला करें कि किस पार्टी को वो सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो अमेरिका में अब हो रहा है कहीं कनाडा में भी वो ना शुरू हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी पीपल आर वेरी मच डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमिकली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो। इस समय बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सो अल्टीमेटली जी बर्नी सैंडर्स की ये जो बातें हैं ये बड़े चिंताजनक हैं और इसके ऊपर आगे समय में क्या होता है, लोग कितने जागृत होके
ऑन ग्राउंड आते हैं, क्योंकि एक बात है जागृत हो जाना, जैसे आपने बात की थी कि एजिटेट भी करना पड़ेगा इसके लिए। ये नहीं कि सिर्फ बातों में ही हम कह दें कि ये गलत हो रहा है, पर ये तो अब समय ही बताएगा कि क्या लोग ऑन स्ट्रीट्स आके इस चीज़ का विरोध करते हैं या सकम हो जाते हैं उस प्रेशर के आसपास। क्योंकि आज इस मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में हम भी उतने ही उलझे हुए हैं इन सारे बिग कॉरपोरेट इंटरेस्ट के अंदर जितना कि वो हमें डूबना चाहते हैं। तो अगेन इट विल बी अ मैटर ऑफ टाइम, एंड टाइम विल बी अ फैक्टर विच विल टेल अस व्हाट हैपेंस। मनी मोगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ਸਮਾਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ आपने बातचीत की। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया हरप्रीत। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮਨੀ ਮੁਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨ ਡੈਪਥ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 572 7880 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, 604 572 7880। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਭਰਤ ਜਿਊਲਰਸ। ਗਹਿਣੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਓ। 604 593 1111 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। 604 593 1111 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ। ਘਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। 604 825 9295 604 825 9295 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ।